नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में आखिरी दौर में शानदार मतदान, करीब 60% हुआ मतदान। एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर, 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। दिवाली से पहले सोने से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू, अशोक चक्र और महात्मा गांधी की तस्वीरों वाला सोने का सिक्का जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, विकास में लगे घर में रखा सोना। पंजाब में किसानों की बदहाली के लिए राहुल गांधी ने अकाली बीजेपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात। बढ़ती असहनशीलता पर साहित्यकारों और फिल्मकारों का विरोध जारी। अरुंधति राय, कुंदन शाह समेत 24 और हस्तियों ने लौटाया सम्मान। बीजेपी ने बताया सरकार को बदनाम करने की साजिश। मोहाली टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया की निराशाजनक शुरुआत। 201 रन पसंद की पहली पारी, 2 विकेट खोकर दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 28 रन। और आइए देखते हैं पहली खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने 2 दिन के पंजाब दौरे के पहले दिन राज्य में किसानों की बदहाली के लिए अकाली बीजेपी सरकार को सीधे जिम्मेदार बताया। उन्होंने किसानों को सरकारी मदद देने की हिमायत की, साथ ही हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी कल भी किसानों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पंजाब दौरे के पहले दिन उनके निशाने पर पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार रही। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए बादल सरकार को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब में किसानों को सरकारी मदद देने की हिमायत की। सरकार को किसान की मदद करनी ही पड़ेगी। एमएसपी के बिना, सपोर्ट के बिना, मदद के बिना किसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। पंजाब में पिछले महीने किसानों के रेल रोको आंदोलन के बाद राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। किसानों ने तबाह हुई फसलों के मुआवजे के अलावा बासमती की कीमतों को बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली के अलावा युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और बेरोजगारी की समस्या पर भी चिंता जताई। जो सबसे बड़ी ड्रग की जो प्रॉब्लम है, इससे जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सब लीडर्स की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द बांटा। साथ ही पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। कोटकपुरा के करीब 14 अक्टूबर को बेहबल कला में पुलिस की गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर टुडे के संपादक एमजे खान साहब हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पंजाब के जिस तरीके का हालात हैं, खासतौर पर मैं कहूँ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, किसानों को लेकर, और कांग्रेस का मूव, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, किसान तो डिस्ट्रेस की सिचुएशन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पंजाब में नहीं पूरे देश में। पर पंजाब में चूँकि ताज़ा वाक़या है और इसमें चूँकि फसल बर्बाद हुई वाइट फ्लाई से, तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। और चूँकि किसान का जहाँ मुद्दा आता है वहाँ राजनीति होती है और राहुल गांधी जी का पहुँचना वहाँ राजनीति का हिस्सा है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट से कोई पैकेज की डिमांड आए और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर गौर करे। अभी तक मेरी जानकारी में अवेटेड है कि पंजाब से कोई स्पेसिफिक किसानों के मुद्दे पे पैकेज की बात आए कि ये इनका नुकसान हुआ और इतना होना चाहिए। परसेप्शन का गैप बड़ा है, क्योंकि किसान जो मांग रहे हैं वो 40,000 प्लस मांग रहे हैं और राज्य सरकार 8,000 प्लस देने को तैयार है। मुझे लगता है कहीं बीच में इसको वर्कआउट होना ज़रूरी है। पर ये जो बीटी कॉटन का फेल्योर हुआ है, इसमें थोड़ा सा हम जो बीटी कॉटन मार्केट करने वाली कंपनीज़ हैं, इन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन क्या वाकई किसानों के इस तरह की जब मामले में कहूँ कि कमोवेश हर महीने और हर राज्य में यही स्थिति दिखती है? कुछ राज्यों में ज़्यादा स्थिति गंभीर है, कुछ राज्यों में कमोवेश कम दिखती है। लेकिन सरकार किसी की भी हो, क्या वाकई नीतियों को लेकर कोई ऐसा आपको पहल होती दिखी है या सिर्फ महज राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल होता दिखता है? देखिए, अभी मोदी सरकार आने के बाद उस पर चर्चा हुई कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको थोड़ा मजबूत किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए और हर एक किसान को कवर किया जाए। अभी सिर्फ लोनी फार्मर्स कंपल्सरी कवर होते हैं, जबकि नॉन लोनी फार्मर्स नहीं कवर होते हैं, लार्जली वो लेते भी नहीं हैं।
पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का चूँकि वेदर का इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, सूखा पड़ने का चांस कम होता है, एशोर्ड एरिएशन ज़्यादा है, तो यहाँ के किसान रिलेटिवली क्रॉप इंश्योरेंस को कम लेते हैं। तो उसकी वजह से भी जब कभी ऐसे हालात आते हैं तो वो उससे महरूम रह जाते हैं। होना ये चाहिए कि किसान को कंपल्सरली इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कोई लोनी फार्मर है, नॉन लोनी है, ये फसल उगाता है, वो उगाता है, एमएसपी पे कवर्ड है या कवर्ड नहीं है, कंपल्सरली इंश्योरेंस देना चाहिए। और उसका जो प्रीमियम है वो प्रोड्यूस मार्केटिंग से काट लेना चाहिए। जब भी जहाँ मंडी पे ले जाते हैं तो वो सिस्टम बनाया जा सकता है किन किन क्रॉप्स को किन किन रीजन्स में ग्रो किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नरी एज ए रीजन मान सकते हैं और स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाई जा सकती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आफ्टर ऑल आज जो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर्स हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में, दे आर हैविंग ए वेरी प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के ये किसानों के क्रॉप्स है, इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है, इतना इस पे जो है इंश्योरेंस प्रीमियम बनेगा। उसका सिस्टम हो सकता है कि वो कहाँ मार्केट करते हैं, ताकि जब बाजार में बेचते हैं उस वक्त पैसा होता है किसान के पास, थोड़ा सा अगर उसमें से ले लें तो उसको दिक्कत नहीं होती है। अपफ्रंट देने में क्या है, वो ऑप्ट आउट कर लेता है। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी और कांग्रेस, क्योंकि किसानों के मसले पर मैं कहूँ कि भट्टा परसोल का चाहे मामला रहा या फिर जो लैंड एक्विजिशन का मसला रहा, और उसके बाद अब पंजाब पर ख़ास फोकस दिख रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वाकई किसान जोड़ पा रहा है इस मुहिम के साथ, लड़ाई के साथ, जहां पर कांग्रेस खड़ी नजर आती है? मैं ऐसे देखता हूं इसको कि लैंड एक्वाजिशन बिल पे जो बड़ा प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हुआ, कांग्रेस ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये सोच के किसानों की जो सेंटीमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट जा रहे हैं, जो बड़े पॉपुलर बड़े मैंडेट पे होके आई है, तो उसमें हिस्सा लेना शुरू करें। तो भट्टा पारसोल हो या उसके बाद से राहुल गांधी जी इस तलाश में रहते हैं कि कहीं मौका मिल जाए। तो पंजाब में जो हुआ है डेवलपमेंट, ऑफकोर्स हम पर्सनली उसके इस फेवर में हैं कि जो नुकसान हुआ है, एक्चुअली जो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए उसके बीच में कहीं एडजस्ट करके उसको, कुछ राज्य सरकार कुछ केंद्र सरकार। बट इसकी जो कंपनीज हैं सीड मार्केट करती हैं, वो क्या करती हैं, वो ये नहीं बताती हैं कि जो बीटी कॉटन है उसका जो रेजिस्टेंस है सिर्फ बॉल गार्ड के लिए है। वो किसान मेंटली ये मान लेता है कि कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा इसमें, जबकि वो वल्नरेबल है वाइट फ्लाई या और नॉन बॉल गार्ड जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको। तो अवेयरनेस कैंपेन उनके पार्ट पे जिम्मेदारी डालना चाहिए और इस कंपनसेशन पैकेज में कुछ ना कुछ उनसे भी 15% 20% डलवाना चाहिए। एक फाइन, एक जुर्माने की बात। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से 100% पिकअप कर लेती है कॉस्ट उनको कंपनसेशन की, तो ये कंपनी जो है स्कॉट फ्री रहती हैं। इनको जिम्मेदारी का एहसास ऐसे मौकूफ करा दें ताकि आगे ये फिर एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसमें मल्टीपल प्लेयर्स का जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आजकल जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सैटेलाइट सिस्टम से, तो जो क्रॉप डैमेज का असेसमेंट है वो बड़ा क्विक हो सकता है और सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन जो है उनका कंपनसेशन डिटरमिन हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खान साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। और बात बिहार चुनाव की। आखिरी दौर के मतदान के साथ ही बिहार में वोटिंग का काम पूरा हो चुका है और पांचवें दौर की 57 सीटों पर करीब 60% मतदान हुआ। पांचों दौर मिलाकर बात करें तो बिहार में 56.8% वोटिंग दर्ज हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में लोकसभा और विधानसभा के किसी भी चुनाव में ये अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग है। अब सबकी निगाहें 8 नवंबर के मतगणना पर हैं। ये तस्वीरें हैं पांचवें दौर के 3 अलग अलग जिलों की। हर जगह बड़ी तादाद में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं ने पोलिंग बूथ का रुख किया, लिहाजा इस दौर में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली। गुनगुनी ठंड में सूरज चढ़ने के बाद मतदाताओं का घर से निकलना जारी रहा। पहले घंटे में शुरुआत सुस्त रही, लेकिन 11 बजते बजते 1/4 लोग वोट डाल चुके थे।
लेकिन इसके बाद भी वोटिंग की गति बरकरार रही और शाम 4 बजे तक रिकॉर्ड 56% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे खास बात इस बिहार चुनाव की रही है कि ये हिस्टोरिकल तरीके से, यदि ऐतिहासिक रूप से ये शांतिपूर्ण मतदान रहा है, जहाँ की चुनाव होने के पहले तरह तरह के अंदेशे थे, तरह तरह की संभावनाएं, समस्याओं की थी। 9 जिलों की सभी 57 सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की खुशी देखने लायक थी, जबकि लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाने बड़े बुजुर्ग भी भारी तादाद में घर से निकले। इस इलाके में ज्यादा वोटिंग पिछली बार भी देखी गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड इस बार टूट गया। 2 सीटों पर सुरक्षा के मद्देनजर 3 बजे ही मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई, जबकि बाकी 55 सीटों पर 5 बजे तक वोट डाले गए। महिलाओं की भागीदारी बहुत ही उत्साहजनक रही है और 6% ज़्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले इस मतदान में भाग लिया, जिससे ये एक नई तरह का एक उत्साहजनक वातावरण भी बना। इसके साथ ही इस दौर के 827 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। जिन इलाकों में वोटिंग हुई उनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा में मतदान हुआ। पिछले चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इस इलाके में 57 में से 43 सीटों पर भारी जीत मिली थी। इस दौर की वोटिंग के साथ ही बिहार में अब मतदान का काम पूरा हो गया है। 8 नवंबर को नतीजे जाहिर किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग एजेंसियों के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं, लेकिन ये नतीजे काफ़ी विरोधाभासी दिखते हैं। एक तरफ सिस्रो ने जहां एनडीए को बढ़त दी है, वहीं दूसरी तरफ एसी निल्सन, सी वोटर और न्यूज़एक्स ने महागठबंधन को। दिलचस्पी यह है कि ज़्यादातर सर्वे एजेंसी ने एनडीए को बहुमत का आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन टुडे चाणक्य ने बड़े अंतर से एनडीए की जीत पर मुहर लगाई है। चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 155 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को महज 83 सीटें। दूसरी तरफ सी वोटर महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा बता रहा है, यानी करीब 122 सीटें, जबकि नेल्सन और न्यूज़एक्स के सर्वेक्षण में साफ तौर पर महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। न्यूज़एक्स ने महागठबंधन को 135 जबकि नेल्सन ने 130 सीटें दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोने से जुड़ी 3 योजनाओं की शुरुआत की। लोगों को इन योजनाओं में बैंक में रखे सोने पर ब्याज मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के विकास में मदद मिलेगी, वहीं लोगों को भी फायदा होगा। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुरुवार को गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड बॉन्ड, सोने के सिक्के और बुलियन योजना की शुरुआत की। योजना के तहत बैंकों में जमा किए गए सोने पर 2.15% से 2.50% सालाना की दर से ब्याज मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से घर में पड़े सोने का इस्तेमाल देश के विकास में हो सकता है। किसी ने कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाया हो, डैम बनाया हो, अरबों खरबों रुपए खर्च किए हो, लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क न हो और किसानों के पास पहुंचेगा नहीं तो क्या करना उसको। ये हमारा 20,000 टन सोने की यही हाल है जी। हमें इसको राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तित करना है। आंकड़ों के मुताबिक देश में $800 अरब का 20,000 टन सोना घरों में पड़ा है। वहीं हर साल करीब $34 अरब का सोना आयात किया जाता है। योजना से देश की सोने की जरूरत पूरी होगी। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में इस देश में सेविंग्स करना, बचत करना और ठीक समय पे सुरक्षा के लिए वो काम आना, ये उस सभ्यता और स्वभाव का एक हिस्सा है। लेकिन एक दूसरा स्वभाव भी था और वो था सोने के प्रति एक मोह। और सोने के प्रति जो मोह था वो केवल ज्वेलरी, जेवर के रूप में नहीं था, लेकिन रॉ सोने को रखने के दृष्टि से भी था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 5 से 7 साल के लिए सोना जमा कराने पर 2.5% तक ब्याज मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर 2.75% ब्याज मिलेगा। तीसरी स्कीम के तहत सरकार अशोक चक्र वाले 5 और 10 ग्राम के सोने के सिक्के जारी करेगी। इसके साथ ही 20 ग्राम का गोल्ड बार भी लॉन्च किया जाएगा। इन योजनाओं का मकसद सोने का आयात घटाना और घरों में रखे सोने को बाजार में लाना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं में नए आविष्कारों पर ध्यान देने की अपील की है। दोनों ने आविष्कारों को विकास की कुंजी बताया, साथ ही सस्ते और उपयोगी तकनीक के विकास के लिए आगे आने पर जोर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में इम्प्रिंट इंडिया मुहिम की शुरुआत की। ये समस्त IIT संस्थानों और IISc की साझा पहल है। इसके जरिए तकनीक के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान का खाका विकसित किया जाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सस्ती और सुविधाजनक तकनीक की हिमायत की। इसके लिए उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। अगर मेरे देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए इतना इम्पोर्ट है, अगर मेरी इतनी इंस्टीट्यूशन मिलकर के तय करें कि अब हिंदुस्तान के 10 साल के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में हम 50% कम कर देंगे, मैं समझता हूं भारत सरकार को जितना बजट बचेगा इसी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देने में कोई हर्ज नहीं होगा। आगंतुक सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राष्ट्रपति को चलती फिरती यूनिवर्सिटी करार दिया। कोई मुझे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने का आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा मेरा फायदा है राष्ट्रपति जी के निकट जाने का। जब भी मिलता हूं ज्ञान का भंडार होता है, मैं सच बताता हूं जी, इतनी चीजें बारीकी से बताते हो, उसके साथ उनका एक्सपीरियंस होता है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने को कहा है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से रैंकिंग प्रणाली को गंभीरता से लेने पर भी जोर दिया। A calm assessment will make it clear to all stakeholders that we need both reach and excellence, quality and affordability, and autonomy with accountability. राष्ट्रपति भवन में 2013 से हर साल आगंतुक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपति हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ फिल्मकार कुंदन शाह और सईद मिर्जा समेत 24 हस्तियों ने आज राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। अरुंधति रॉय ने कहा है कि वो असहिष्णुता के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने में फख्र महसूस करती हैं और ये किसी सरकार के विरोध में नहीं है। देश में बढ़ रही असहनशीलता के मुद्दे पर साहित्यकारों और फिल्मकारों का पुरस्कार लौटाना जारी है। गुरुवार को 24 फिल्मकारों ने अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। इनमें फिल्म निर्देशक कुंदन शाह, सईद मिर्जा, तपन बोस, संजय काक, अमिताभ चक्रवर्ती और लेखिका अरुंधति रॉय शामिल हैं। इससे पहले दीपांकर बनर्जी, निष्ठा जैन और आनंद पटवर्धन समेत 11 फिल्मकार अपने अवार्ड वापस कर चुके हैं। वहीं लेखकों, शिक्षाविद और कलाकारों का एक समूह इस अभियान के विरोध में खड़ा हो गया है और वो इसे विरोध का सही तरीका नहीं मानते हैं। कि आप एक भ्रम फैला रहे हैं, आप देश में एक गलत फहमी फैला रहे हैं कि देश इंटॉलरेंट है, लेकिन जब इंटॉलरेंस के अगेंस्ट आपको बात करनी थी, आपको अवार्ड्स वापस देने थे, आप खामोश रहे, आप चुप रहे। इससे पहले भी सांप्रदायिक हिंसा और साहित्यकारों पर हो रहे हमले के विरोध में 37 से ज्यादा कवि और लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक और थिएटर कलाकार भी पुरस्कार वापस कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर बीजेपी ने कलाकारों और बुद्धिजीवियों की ओर से पुरस्कार लौटाने की घटनाओं को विपक्ष की साजिश करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग देश में ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी ने बढ़ती असहनशीलता के आरोपों के जवाब में किताब जारी की है, जिसमें कई निबंधकारों के लेखों को शामिल किया गया है। दुनिया भर में भारत का प्रतिष्ठा खराब करने के लिए भी लोगों ने प्रयास किया है। The entire effort is to derail the developmental agenda of the Narendra Modi-led government. सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए आम लोगों से राय मांगी है। सुझाव 13 नवंबर तक कानून मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए जा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने बार काउंसिल को राज्यों की बार एसोसिएशन से 14 नवंबर तक सुझाव जमा करने को कहा है। इन सुझावों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुने गए वकील बहस करेंगे।
इनमें अटॉर्नी जनरल के अलावा बार काउंसिल के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन होंगे। सुझावों पर बहस 18 और 19 नवंबर को। कोलिजियम सिस्टम अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश को अभी तक चला रही है सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट में, और उसमें लोगों की भागीदारी वैसे कुछ नहीं थी। लेकिन ये जो प्रोसेस कोर्ट ने शुरू की है जिसमें लोगों को बुलाया है कि वो अपने सुझाव दें, अभी तक भी कुछ सुझाव आ चुके हैं, करीब 60 से ऊपर सुझाव। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था और वीरभद्र सिंह के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दिल्ली भेजने का विरोध किया था। दरअसल हिमाचल हाई कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी और सीबीआई ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। उस बीच वीरभद्र सिंह ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर सीबीआई पर एफआईआर की पूरी प्रति न देने का आरोप लगाया। राहत मिलेगी ही, सत्यमेव जयते नैतिकम, और इसका अंत जो है वही होगा जो उनके जो पहले उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमे किए हैं, जो अंत उसका हुआ, इसका भी अंत होगा। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और 19 लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। लापरवाही के आरोप में वाशिम के सिविल सर्जन और एक डॉक्टर को निलंबित किया गया है। वहीं अकोला के एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वाशिम के सरकारी अस्पताल में पिछले महीने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले मरीज डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार हो गए। 4 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। 19 मरीजों को देखने में खासी दिक्कत आ रही है। आता सध्या ते जेला आपण रेफर केलेले आहेत, त्यांना काही इन्फेक्शन झालं किंवा काय झालं हे चौकशी होईल, त्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन होतील। इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर कशामुळे झालं याचा निष्कर्ष प्राप्त झाल्यानंतर उचित ती कारवाई करण्यात येईल। अब इन मरीजों का मुंबई के जेजे अस्पताल में इलाज हो रहा है। डॉक्टरों की कोशिश है कि मरीजों की आंखों की रोशनी फिर से आ जाए। सारे लोगों के जो कॉर्निया होते हैं वो भी खराब हो गए, तो हमने 3 पेशेंट के कॉर्निया रिप्लेस किए हैं, और जो अंदर पिप होता है उसको पस बोलते हैं, वो भी हमने रिमूव करके वहाँ ऑयल उसमें इम्प्लांट किया है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने के मामले हर साल सामने आते हैं। पिछले साल पंजाब के गुरदासपुर जिले में ऑपरेशन के बाद 60 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के इम्फाल में पशु चोरी के आरोप में मारे गए स्कूल हेडमास्टर की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। हत्या के विरोध में आज कई संगठनों ने मणिपुर में बंद रखा और बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। सोमवार को इम्फाल में उचेकोन लाई मोरीबा गांव में कथित पशु चोरी के इल्जाम में 55 वर्ष के मोहम्मद हशमत अली को लोगों ने घर से उठा लिया था और बाद में भीड़ ने उन्हें पीट कर उनकी हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने मामले की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की ब्रुनई यात्रा रद्द हो गई है। वो इंडोनेशिया से देर रात वापस लौटेंगे। उपराष्ट्रपति को इंडोनेशिया से बुधवार को ब्रुनई जाना था, लेकिन बाली में ज्वालामुखी विस्फोट के चलते बाली हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मोहाली में हो रहे पहले टेस्ट का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पूरी टीम 201 रनों पर ही सिमट गई। मुरली विजय के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 75 रन मुरली विजय ने बनाए। दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर की फिरकी के सामने टीम इंडिया का मध्यक्रम बेबस नजर आया। एल्गर ने 4 विकेट लिए, जबकि फविंदर और इमरान ताहिर ने 2-2। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। आर अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के इस्लामी बल्लेबाज वॉन जेल को 5 रन के स्कोर पर पवेलियन गिरा दिखाई और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने फॉफ डू फ्लेसेस को 0 पर पवेलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 28 रन बना लिए थे। इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।